मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में आपके हर सवाल का जवाब देंगे हमारे माहिर डॉक्टर। बताएंगे आपको सेहतमंद जिंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज। सवाल पूछने के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हेलो डॉक्टर, हर जुमेरात शाम 4 बजे बराह रास्त सिर्फ डीडी उर्दू पर। लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं, कूचा व बाजार नहीं, इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं, इसके आंचल में मोहब्बत के फूल खिलते हैं। चिकनकारी की कला भी लखनऊ की इसी तहजीब और विरासत का हिस्सा है। जो यहाँ का कल्चर है उसको अगर हम एक छोटे से मुट्ठी में लेना चाहें तो चिकनकारी जो है वो उसका एक नमूना है। जिनको समझ में आती है चिकनकारी, इट्स एन अनडाइंग आर्ट। वर्ल्ड की सबसे टाइम टेकिंग और सबसे ज़्यादा महंगी और सबसे ज़्यादा खूबसूरत क्राफ्ट है। ऐसी क्राफ्ट वर्ल्ड में कोई नहीं। देखिए वाव जिंदगी प्रत्येक शनिवार सुबह 11 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हमारे आज के प्रोग्राम में बात होगी आरबीआई बॉन्ड हाई रिटर्न सेफ एंड सिक्योर की। आरबीआई बॉन्ड जिसमें कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट का फ़ायदा उठा सकते हैं। 2 बार इंटरेस्ट रेट चेंज होगा, पहला 1 जनवरी को और दूसरा 1 जुलाई को। बॉन्ड्स में एक सिक्योर, जैसे कि एक आप सिक्योर भी हैं और आपको जो मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसका मुनाफा भी मिल रहा है। आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नज। आदाब नाजरीन, मैं हूं समरीन नाज। डीडी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। दोस्तों, आज ईद मिलादुन्नबी का दिन है। डीडी उर्दू की पूरी टीम की तरफ से पूरे मुल्क को इस ख़ास और मुबारक दिन की बहुत मुबारकबाद। दोस्तों, आप जानते हैं प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में हम आपको दिखाते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज और बताते हैं ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज़। बिल्कुल सही फरमाया फरहान आपने। हम करते हैं आपकी सेहत की फ़िक्र, तभी तो हर हफ्ते हेलो डॉक्टर प्रोग्राम के ज़रिए आपकी ही सेहत से जुड़े तमाम मौज़ूआत लेकर आते हैं और आपको बेदार करने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, इस बार भी हेलो डॉक्टर के ज़रिए हमारी यही एक छोटी सी कोशिश है। नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज़ डे मनाया जाता है ताकि आवाम को रेबीज़ के तई बेदार किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उन तक पहुंचाई जा सके। वैसे नाज़रीन, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे बीच में तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें पेट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। ये जो पालतू जानवर हैं ये उनके घर के एक फ़र्द की ही तरह होते हैं जिनकी वो बहुत ही ज़्यादा देखभाल करते हैं, कोई कमी नहीं छोड़ते। अमूमन हम अपने घरों में कुत्ता, बिल्ली, तोता, चिड़िया, कबूतर ऐसे बहुत से पालतू जानवर पालते हैं। लेकिन अक्सर ये भी होता है नाजरीन कि हम एक चीज़ जो अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं या यूँ कहें कि भूल जाते हैं, वो है इन जानवरों का वैक्सीनेशन। ख़ास तौर से अगर हम बात करें कुत्ते के वैक्सीनेशन के बारे में, क्या आप जानते हैं कि कुत्ते का अगर सही से वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, डॉग का, आपका पालतू जानवर है, तो उसके किसी के काटने से अगर वो किसी इंसान को काट ले तो उसे रेबीज़ हो सकता है। अक्सर ये कहा जाता है कि जो मुतासिर जानवर है उसकी राल में रेबीज़ का जो ये वायरस होता है वो मौजूद होता है, जो किसी को काटने पर उसे ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है किसी इंसान के लिए। रेबीज़ का मर्ज़ ये एक जानलेवा बीमारी भी साबित हो सकती है।
तो नाजरीन, आज हेलो डॉक्टर के अंदर हम इसी मर्ज़ पर बात करेंगे और इसी मर्ज़ पर मज़ीद जानकारी हासिल करने के लिए हमारे दरमियान एक डॉक्टर का ख़ास पैनल मौजूद है, माहिरीन हमारे साथ हैं। अगर आपके भी दिल में रेबीज़ के तई कोई भी सवाल है या आप और ज़्यादा मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे शो से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए अपने प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं, लेकिन इससे पहले हमेशा की तरह हम आपको दिखाएंगे एक ख़ास रिपोर्ट। और आज की ये जो ख़ास रिपोर्ट है, अहम रिपोर्ट है, वो मबनी है रेबीज़ के मर्ज़ पर। चलिए डालते हैं एक मुख्तसर सी नज़र। नाजरीन, इंसानी जिंदगी में कुछ वाकयात और हादसात अचानक हो जाते हैं जो हमारे लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर जानवरों के काटने के मामलात की वजह से भी बीमारियों का खतरा लाहिक रहता है और ऐसी ही एक बीमारी है रेबीज। रेबीज एक बीमारी है जो रेबीज नामी वायरस से होती है। ये बुनियादी तौर पर जानवरों की बीमारी है, लेकिन ये मुतासरा जानवरों से इंसानों में भी मुंतकिल होती है। रेबीज एक जानलेवा वायरल बीमारी है जो इस बीमारी से मुतासरा जानवर के काटने से फैलती है। दरअसल रेबीज नाम का वायरस मुतासरा जानवरों के लुआब में रहता है और जब कोई जानवर इंसान को काटता है तो ये वायरस इंसानी जिस्म में दाखिल हो जाता है। ये भी मुमकिन है कि मुतासरा लुआब किसी की आंख, मुंह या खुले जख्म के जरिए इन्फेक्शन का बायस बने। रेबीज की बीमारी ज्यादातर पालतू जानवरों जैसे कुत्ता या बिल्ली या जंगली जानवरों जैसे बंदर, लोमड़ी, भेड़िया, गीदड़ और चमगादड़ वगैरह के काटने से होती है। रेबीज का वायरस जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को तबाह कर देता है और अगर बरवक्त इलाज या वैक्सीन न ली जाए तो दिमाग काम करना छोड़ देता है और मुतासरा फर्द की मौत वाक़ई हो जाती है। रेबीज से हर साल 18 से 20,000 अमवात होती हैं। भारत में रेबीज के तकरीबन 30 से 60% मामले और अमवात 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर मुश्तमिल होती हैं, क्योंकि बच्चों में जानवर के काटने के निशानात को अक्सर पहचाना नहीं जाता और रिपोर्ट नहीं किया जाता। काबिल गौर है कि भारत में रेबीज के 97% केसेस कुत्ते के काटने के होते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक हर कुत्ते के काटने से रेबीज नहीं होता, इसीलिए अगर कुत्ता काट ले तो फौरी तौर पर मुआयना करें कि मामूली खराश है या फिर कुत्ते के दांत गोश्त तक पहुंच गए हैं। इस सूरत हाल में जल्द से जल्द जख्म को किसी डिटर्जेंट या साबुन से अच्छी तरह धोएं ताकि दांतों से मुंतकिल होने वाले जरासीम मर जाएं। इसके बाद फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाएं और एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। ये बात निहायत अहम है कि डॉक्टर जितनी वैक्सीन तजवीज करे उसकी सभी डोज लगवाएं और उसे बीच में न छोड़ें। सेहत से मुताल्लिक माहिरीन के मुताबिक रेबीज बीमारी की इब्तदाई अलामात में बुखार और जानवर के काटने से मुतासरा जगह पर सनसनाहट हो सकती है। इसके बाद की अलामात में जहनी परेशानी, पानी का खौफ, चिड़चिड़ापन, थकावट, कमजोरी, बेकाबू गुस्सा आना, अचानक किसी को नुकसान पहुंचाने का सोचना, थूक और आंसू ज्यादा होना और बोलने में दुश्वारी शामिल है। एक बार इन्फेक्शन हो जाने के बाद रेबीज से बचना बहुत मुश्किल है। कोई भी जानवर जैसे कुत्ता या बिल्ली पालने के बाद उसका मुनासिब वैक्सीनेशन करवाएं ताकि रेबीज से बचा जा सके। अपने घरेलू पालतू जानवरों की सफाई सुथराई, खाने पीने और माहौल का भी ख्याल रखें। ज्यादातर कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी रेबीज दुनिया की 10वीं बड़ी बीमारी है। इसके बावजूद इस मर्ज के बारे में मालूमात की बहुत कमी है। इसीलिए हर बरस 28 सितंबर को रेबीज का आलमी दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद इस मुहलिक बीमारी के बारे में आगाही पैदा करना है ताकि कीमती इंसानी जानों को बचाया जा सके। तो जैसे कि हमने देखा अभी फरहान की ये जो रेबीज़ है वो दुनिया में 10वें नंबर की मतलब बड़ी बीमारी मानी गई है और ये किस तरह से एक इंसान को मुतासिर कर सकती है और कई ऐसे वाक़यात और हादसात भी हमारे सामने पेश आए हैं, हमने सुने भी हैं जो बहुत ही अफसोसनाक भी रहे हैं। वो शायद इसलिए भी होता है कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी मोटी ऐसी गलतियाँ कर लेते हैं जिसकी वजह से ये ख़तरनाक जो अंजाम है हमें झेलने पड़ते हैं। मान लीजिए अगर हमारा कोई पालतू जानवर है, कुत्ता या बिल्ली है, तो उससे खेल रहे हैं तो खेल खेल में उसने हमें काट लिया, खरोच मार दी तो खून छलक आता है कई बार, तो हम उसे बहुत इजी लेते हैं, कोई क्रीम या ऑयल लगा लेते हैं।
तो ये चीज़ जो है ये बिल्कुल सही नहीं है, बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है। एक चीज़ मैं यहाँ और बोलना चाहूँगा, हम यहाँ पर जो एनिमल की बात कर रहे हैं, जानवरों की बात कर रहे हैं, ये ख़तरनाक बातें हैं, हमने रिपोर्ट में भी देखा और हम जानते भी हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है, ये जानवर वफ़ादार भी बहुत होते हैं। बिल्कुल। हमें उन्हें अपने घर में रखना चाहिए, उनको उनकी देखभाल करनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो वैक्सीनेशन की है, जो हमारे माहिरीन हमें बताते हैं, उनको भी फॉलो करना चाहिए। तो चलिए करवा लेते हैं अपने माहिरीन का तारुफ आपसे। जी बिल्कुल, इसको हम आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। हमारे जो माहिरीन यहाँ मौजूद हैं, सबसे पहले हम आपका उनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विवेक सुमन। डॉक्टर विवेक सुमन प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली में। दूसरे एक्सपर्ट यहाँ पर मौजूद हैं हमारे डॉक्टर देबाशीष परामर। डॉक्टर देबाशीष परामर एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन में, RML हॉस्पिटल नई दिल्ली में। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पीयूष रंजन। डॉक्टर पीयूष रंजन प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में। तीनों माहिरीन का यहाँ पर मैं खैर मकदम करता हूँ अपने इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं डॉक्टर विवेक आपके साथ। शुक्रिया। ये रेबीज़ की बात हो रही है यहाँ पर। सबसे पहले तो एक आम आदमी से कैसे समझे कि रेबीज़ क्या है और ये इंसानी जिस्म में किस तरह दाखिल होता है, किस तरह से उसके बॉडी को, उसके जिस्म को मुतासिर करता है। देखिए, जहाँ तक रेबीज़ की बात है, रेबीज़ एक जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ क्या होती हैं? जो जानवरों में पाई जाती हैं और इंसानों के अंदर फैल सकती हैं जानवरों से। जी। तो रेबीज़ एक वायरस होता है जो यूजली जानवर जो प्रभावित है इससे, उसके काटने से, उसकी लार में रहता है ये, जो काटने के दौरान ये इंसान के अंदर प्रवेश करता है। ओके। तो ये जब प्रवेश करता है तो जैसे कि काटा तो वहाँ से प्रवेश करता है, ये थोड़ा नर्व्स जो होती हैं हमारी, उसके लिए थोड़ा अट्रैक्टिव होता है, तो उन पे जाके बन जाता है। तो आपके पेरिफेरल नर्व से लेकर ये आपकी रीढ़ की हड्डी से पहुंचकर आपके मस्तिष्क तक पहुंच के अपने साइन एंड सिम्टम्स को जन्म देता है। ओके। तो ये ऐसा देखा गया है कि जब कोई जानवर काटता है, उसके काटने के बाद जो है, क्या एकदम उसे पता चल जाता है कि ये कोई प्रॉब्लम हो गई है, या नज़रअंदाज भी बहुत लोग कर देते हैं, चलते चलते काट लिया, जल्दबाजी में काट लिया, अब उसने सोचा कि ये तो पता नहीं क्या, उसे पता ही नहीं चल पाया सही मानों में कि वो उसको किसी भी जानवर ने काटा है। बहुत से जैसे चमगादड़ है या फिर कोई और चूहा घर पे होता है, क्या इनसे भी फैलता है रेबीज़? देखिए, जो रेबीज़ है किसी भी जानवर से फैल सकता है। अगर देखा जाए तो यूजुअली जो है इस जो जानवर फैलाते हैं वो सबसे ज़्यादा जो है डॉग्स के काटने से होता है, फिर बिल्लियाँ आती हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं लोमड़ी, मॉन्कीज़, बंदर हो गए आपके, स्क्विरल्स हो गई, है ना, और बैट हो गए आपके। ये मोस्ट कॉमन एनिमल्स हैं जो फैला सकते हैं। ठीक है, इस प्रोग्राम को हॉर्स वगैरह, बफेलो वगैरह। असल में प्रोग्राम इतना इंटरेस्टिंग है कि हमारे पास कॉल शुरू ही में आ गई है और आपसे वो कोई भी पेशेंट बात करना चाहता है, कोई भी आदमी नॉलेज हासिल करना चाहता है। हेलो जी, बताइए अपना सवाल। माहिरीन आपको सुन रहे हैं, डॉक्टर सुन रहे हैं आप? जी, आपका बहुत बहुत वेलकम प्रोग्राम में। जी बताएं। सबसे पहले आप सभी को और डीडी उर्दू परिवार के सभी सदस्यों को ईद मिलादुन्नबी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी पूरी टीम की तरफ से, डीडी उर्दू की तरफ से। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में बताया जी, कुछ पालतू पशुओं के काटने से और कुछ वाइल्ड एनिमल्स के जंगली जानवरों के काटने से ये जी, तो कौन सा रेबीज जो है ज्यादा डेंजर होता है? ओके। एक तो ये, दूसरा क्या तो होता है? आपका दूसरा सवाल क्लियर नहीं हो पाया, आपकी आवाज़ कट रही है, थोड़ा सा दोबारा हमें रिपीट कीजिए प्लीज़ सवाल। मैं दूसरा प्रश्न ये है जी, इन पशुओं का जो पशु का वैक्सीनेशन हो चुका है, ओके, काटने से होता है क्या? ओके। यहाँ पर पहला सवाल मैं आपसे लूँगा डॉक्टर विवेक, कैसे आप बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है, उनके दोनों पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि पहला ये कि कौन से जानवर के काटने से ज़्यादा बताएं। देखिए, अगर रेबीज़ जो है बेसिकली कुत्ते के काटने से ज़्यादा फैलता है जो देखा गया इंडिया में। उसके बाद बिल्लियाँ हो गई आपकी, चमगादड़ हो गए, है ना, चमगादड़ रेयरली करते हैं इंडिया में।
आपके पालतू पशु हो गए जैसे बफेलो, हॉर्सेस, ये सब भी करते हैं। वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर जैसे कि लोमड़ी हो गई, भेड़िया हो गया, ये सब भी फैलाते हैं जी। तो बेसिकली क्या है कि अगर रेबीज़ आपको हो गया किसी भी जानवर से तो फेटल सारे ही होते हैं, जानलेवा है सारे। ओके। तो ये पहचानने के लिए आपको टाइम नहीं लगाना। तो उसके अंदर पहले तो लक्षण आप देख सकते हैं जानवरों के अंदर जी। कि अगर वो कोई अनप्रोवोक्ड, अनउकसाए हुए, बिना उकसाए अगर जानवर काटता है आपको, तो आप मान के चलिए कि वो रेबीज़ का कैरियर हो सकता है। या तो उस तरह से, या फिर एक ही जानवर मल्टीपल लोगों को काटे। ओके। तो अनप्रोवोक्ड, तो ये भी एक लक्षण है कि वो जानवर रेबीज से इन्फेक्टेड है। अच्छा। तो हालांकि हम सब ये नहीं देखा जाता कि इन्फेक्टेड है या नहीं। आपको तुरंत अगर कोई जानवर काटता है तो आपको उपचार लेना ही लेना है। राइट। और उस जानवर को अगर आपके पास में है तो नज़दीक में, तो उसको कन्फाइनमेंट में 10 दिन तक कम से कम आपको रखना है। ये देखने के लिए, क्योंकि अगर वो उसी टाइम प्रभावित है तो लक्षण आने में कम से कम 10 दिन और लग सकते हैं जानवर के अंदर। तो बट उस टाइम तक आपको अपने जख्म का ख्याल रखना है, फर्स्ट एड करना है स्टार्टिंग में। वो आगे हम बताएंगे कैसे करना होता है। जी जी। और उसके बाद आपको हेलो जी, इसमें ये बताइए कि इसमें वायरस इम्पोर्टेंट है या डॉग इम्पोर्टेंट है या वो पर्टिकुलर एनिमल्स इम्पोर्टेंट है? देखिए, वायरस के स्ट्रेन्स अलग अलग होते हैं। कुछ स्ट्रेन पाए गए हैं जो ज़्यादा जानलेवा होते हैं, ज़्यादा संक्रामक होते हैं। और इवन जो जानवर काटता है, किस लेवल का काटा है उसने, अगर मामूली स्क्रैच है, ब्लड नहीं आया, तो चांसेस कम होते हैं। अगर जानवर के काटने के बाद अगर खून निकल के आया है या डीप काटा है या वुंड गहरा है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सेम अगर आपका जो जख्म है मस्तिष्क के जितना पास रहेगा बॉडी में, जहाँ पे नर्व एंडिंग्स या जिस अंग में नर्व एंडिंग्स ज़्यादा होती हैं, तो उस केस में ज़्यादा सीवियर होने के चांसेस होते हैं। राइट। अच्छा, इसमें हाइड्रोफोबिया क्या होता है, मतलब डर क्यों लगता है? देखिए, हाइड्रोफोबिया बेसिकली क्या होता है, हाइड्रोफोबिया होता है कि अब पानी से डर लगता है मरीज को। तो ऐसे में क्या होता है कि जो नर्व्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो मस्तिष्क है, वो इन्वॉल्व होता है रेबीज़ वायरस से। तो इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली जब भी वो पानी पीने की कोशिश करता है मरीज या खाने की कोशिश करता है, जो डायाफ्राम है वो एक्साइटेड हो जाता है। डायाफ्राम जो हमारे को सांस लेने में मदद करता है, तो वो एक्साइटेड हो जाता है और बीच बीच में कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं उसके अंदर। तो उससे वो कॉन्ट्रैक्शन से लगता है कि जैसे वो उससे डर रहा है। बहुत अच्छे से बताया यहाँ पर। जी जी, हमें भी यकीन है कि आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत तफसील के साथ डॉक्टर विवेक ने आपको ये चीज़ बताई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अभी डॉक्टर विवेक आपने बात की फर्स्ट एड की, तो इसी से मुतालिक एक सवाल मैं डॉक्टर देवाशीष आपसे पूछना चाहूँगी। अगर मुतासिर जानवर ने, यानी रेबीज़ से मुतासिर जानवर ने किसी इंसान को अगर काट लिया है, तो सबसे पहले फर्स्ट एड क्या होनी चाहिए? अगर हम उसे फौरी तौर पर डॉक्टर के पास नहीं ले जा पा रहे हैं, कोई उसका घर वाला या आस पड़ोसी उसके पास नहीं है, तो फर्स्ट एड के बारे में बताएं। देखिए, रेबीज़ जो है इसके लिए फ़र्स्ट एड बहुत ज़रूरी है। और ऐसा देखा गया है कि अगर फ़र्स्ट एड कोई भी मरीज़ जिसको कुत्ते ने काटा है, उसने अगर फ़र्स्ट एड अच्छे से किया हुआ है तो बहुत सारा जो उसका रेबीज़ होने के जो चांसेस है वो 90% तक कम हो जाते हैं। ओके। फर्स्ट एड में सबसे पहले क्या करना है कि जैसे ही कुत्ता काटता है, जैसा कि आपको बताया है कि जो वायरस है वो उसके लार में होता है, सलाइवा में होता है। तो वो क्या होता है कि काटने के बाद वो वहाँ पे जहाँ पे काटा है वहाँ सलाइवा डिपॉजिट हो जाता है। तो सबसे पहले जिसको कुत्ते ने काटा है उसको पानी से वुंड को, जो घाव है उसको 15 मिनट तक बहते हुए पानी से धोना है। अच्छा। साबुन के साथ या खाली पानी से? देखिए, साबुन अगर अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है। अब बहुत बार क्या होता है कि ऐसी जगह पे कुत्ते काटते हैं कि जहाँ पे साबुन तो अवेलेबल नहीं होता है। ओके। ये इमीडिएट ट्रीटमेंट है। अगर है तो कर सकते हैं? हाँ, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप कम से कम 10 से 15 मिनट तक बहते हुए पानी से उसको धोना है। नल को आप जितनी स्पीड में रखेंगे उतना अच्छा है। उससे क्या होगा कि सलाइवा जिसमें वायरस है वो फ्लश हो जाएंगे। जितना सलाइवा फ्लश होगा उतने वायरस वहाँ से निकल जाएंगे। जी। देखिए, क्या होता है कि रेबीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वायरस जो होता है जहाँ पे डिपॉजिट होता है सलाइवा, वहाँ पे लोकली काफ़ी समय तक रहता है। ये एक तो अच्छी बात वहाँ भी से है। अगर हम निकाल देते हैं तो हमारा जो ट्रीटमेंट का जो 90% काम है वहीं पे हो जाता है। जी। तो आप उसको अच्छे से पानी से धोइए। अगर साबुन अवेलेबल है तो साबुन जो होता है वो एंटीवायरल
इफेक्ट करता है तो आप उसको लगा के धोइए। बहुत अच्छे। तो 15 मिनट तक आपको धोना है। दूसरी चीज़ ये आपको ये ख्याल रखना है कि उसके बाद में अगर आपके घर पे एंटीसेप्टिक है, पोविडॉन, आयोडीन वगैरह है, बीटाडीन है घर पे पड़ा हुआ, तो उसको वुंड को साफ कर दीजिए आप। जी, जख्म को की सफाई। तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, जो हमने देखी है, बहुत सारे मरीज क्या करते हैं कि वुंड जो होता है, जो घाव होता है, वहाँ पे नमक, मिर्च ऐसी चीजें लगा देते जी, देखने में आता है ऐसा बहुत। तो ये चीजें नहीं लगाना चाहिए। ये क्या होता है कि ये घाव को और गहरा कर देते हैं, इरिटेट इफेक्ट होता है इनका, तो वो वायरस और ज्यादा अंदर चले जाता है। ये आप उसको बढ़ावा दे रहे हो अंदर घुसने के लिए वायरस को। हाँ, डॉक्टर साहब आपसे और इसी से मुतालिक जानकारी लेंगे। अभी फिलहाल एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो जी, हेलो जी जी, अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जुबैर खान बोल रहा हूँ जी जी जी, पूछिए अपना सवाल। अच्छा, आवाज़ थोड़ी आपकी कम आ रही है, ज़रा थोड़ा जोर से बोलिए। है मतलब अवेलेबल जो जानवर की काटने से पहले ले ले तो हम रेबीज से बच सकते हैं, ऐसा कोई? अच्छा, अगर कोई दवा जानवर के काटने से पहले ले लें तो क्या बचा जा सकता है, ऐसा ये पूछना है? जी वही सवाल। जी हाँ, डॉक्टर पीयूष आपसे इसका देखिए, रेबीज के संबंध में जितनी अभी बातें हो रही थी उसमें एक बातें और मैं ऐड करना चाहता हूँ ताकि इस प्रश्न को के जवाब को और अच्छे से हम लोग समझ सकें। जी, इसमें जो कोई भी बीमारी होती है कि एपिडेमियोलॉजी में एक ट्रायड हम लोग कहते हैं, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट, इन तीनों की वजह से होता है। इन तीनों के आपस में जो संबंध होते हैं उसकी वजह से होता है। कोई भी पशु जिसके काटने से होता है, जो नॉर्मली जो कैनाइन फैमिली का जो पशु होता है, जिसके जो हम देखते हैं कि जो दांत जो है ज़्यादा लंबे होते हैं, उसकी वजह से होता है। यह रेबीज जिस किसी भी पशु में हो जाए, चाहे मनुष्य को हो जाए, तो नियरली फेटल होता है, मतलब 100%। इसके बाद जैसा आपने कार्यक्रम के शुरू में भी बताया कि मनुष्य में हो जाने के बाद जो है इसका इलाज जो है मुश्किल होता है, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद ये 100% जो है वो लोगों को बचा सकता है। अब इनके इस सवाल पर हम लोग आते हैं कि अगर हम लोग ये जो वैक्सीनेशन का क्या शेड्यूल रहता है, तो यूजुअली इस वैक्सीनेशन को हम लोग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में हम लोग नहीं ये लगाते हैं। रीजन क्या है कि इस वैक्सीन की वजह से जो है कुछ केसेस में जो नॉर्मल है उसमें ज़्यादा वो सीवियर एडवर्स रिएक्शन देखे गए, जिसमें एनाफाइलेटिक रिएक्शन होता है, जिसमें न्यूरोमाइलाइटिक सिंड्रोम्स होते हैं। इसलिए एज ए पार्ट ऑफ नॉर्मल, जैसे कि जो लोग जो कि नॉर्मल घर में रह रहे हैं, जैसे बच्चों में हम लोग पोलियो, डिप्थेरिया, टेटनस, ये पर्ट्यूसिस और ये सब, और हाल के समय हमने कोविड का वैक्सीनेशन, मास वैक्सीनेशन कराया। इसमें मास वैक्सीनेशन नहीं कराते हैं जी। और जैसा बिल्कुल शुरू में बताया गया कि ऐसा कोई भी पशु जिसमें कि संदेह है कि वो रैबिड हो सकता है, तो ऐसे अगर पशु हमें काटता है और काटने के बाद तब हमें इसके वैक्सीनेशन कराना चाहिए आफ्टर जो प्राइमरी जो ट्रीटमेंट, लोकल ट्रीटमेंट जो है, जो अभी डॉक्टर परमार ने बताया उसके करने के बाद। तो इसमें कोई यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो कि प्री एक्सपोजर की, ठीक है, हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहां आमतौर पर नॉर्मल पेट ये रहता है, चूँकि ये बहुत ज़्यादा फेटल होता है, तो हम हर आदमी को लगाएं, ऐसा रिकमेंडेड नहीं है जी। तो आपको भी आपके सवाल का वाजिब जवाब मिल गया होगा, हमें ये पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अब एक सवाल मैं डॉक्टर आपसे करना चाहूँगी विवेक। ये तो कहते हैं कि कुत्तों के काटने से रेबीज़ हो जाता है, लेकिन अमूमन घर में हम बिल्लियाँ भी पालते हैं। हाँ जी। और बिल्लियों से खेलते भी हैं और अक्सर वो पंजे भी मार देती हैं, काट भी लेती हैं, खून भी छलक आता है, लेकिन हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा होता है क्योंकि क्रीम लगा ली, ऑयल लगा लिया, तो ये कहाँ तक सही है, मतलब गलत है ये प्रैक्टिस? क्या इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है? इससे भी रेबीज़ का ख़तरा बढ़ सकता है? देखिए, जहाँ तक पालतू पशुओं की बात है, बिल्ली भी जिनमें एक पालतू पशु है, तो आइडली तो पालतू पशुओं का वैक्सीनेशन होना चाहिए अगेंस्ट रेबीज़, जितने भी पालतू पशु हैं। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि अगर इवन वैक्सीनेशन हो रखा है उस पालतू पशु का, वो अगर काट ले तो भी आपको जो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस जो बोलते हैं वैक्सीन का, वो रेबीज, एंटी रेबीज़ वैक्सीन लेना ही लेना है। और जो पशु है उसको कम से कम 10 दिन तक आपको ऑब्जर्व करना है। किसी भी लक्षण आने के रेबीज से रिलेटेड, जैसे कि वो थोड़ा इधर उधर एजिटेटेड होता है, इधर उधर भागता है, एबनॉर्मल बिहेवियर करता है, उसको बुखार आता है, उल्टी होता है, दस्त हो सकता है पशु को, कैट को, जैसे आपने पूछा, तो इस केस में ऑब्जर्व करना है। प्लस जो
जानवर है उसका एक्सेसिव सलाइवेशन होता है, मतलब कि लार ज़्यादा बह रही है उसकी, है ना, ये सब भी लक्षण हैं जो हमको ऑब्जर्व करने होते हैं। और अंत में पशु की भी मौत हो जाती है। तो इसलिए हमको पशु को ऑब्जर्व करना है 10 दिन तक, और आपको एंटी रेबीज वैक्सीन तो लेना ही लेना है उस केस में भी। ये सारी चीज़ें आपने बताई बहुत अच्छे से। यहाँ पे एक चीज़ में ये बताइएगा कि जैसे किसी को काट लिया किसी पशु ने, किसी जानवर ने, उसके बाद कब तक उस इंसान को रेबीज होने का खतरा रहता है? कुछ लोग कहते हैं 3 दिन तक देखना है, कुछ लोग कहते हैं 10 दिन तक देखना है। एक चीज़ और भी सामने आई है कि लोग कहते हैं कि 10 साल में भी ये प्रॉब्लम सामने आ सकती है। अगर मेरा सवाल है कि एक तो कितने दिन तक देखना है, और अगर पशु ज़िंदा है 10 दिन तक, क्या ख़तरा बिल्कुल टल जाता है? फरहान जी देखिए, जो इंक्यूबेशन पीरियड हम बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड होता है जब आपके अंदर वायरस ने एंटर किया, मतलब कि पशु ने जब आपको काटा है तब से लेके आपके अंदर जो पहला सिम्टम आता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड जो रेबीज के केसेस में देखा गया है यूजुअली 3 वीक्स टू 3 मंथ्स तक देखा गया है, यूजुअल ड्यूरेशन जो होता है। जी, यही देखा गया है। बट रेयर केसेस में 3 दिन के अंदर भी आ सकते हैं लक्षण, और ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल तक भी देखे गए हैं, और बहुत से रेयर केसेस में 10 ईयर्स तक भी देखे गए हैं लक्षण। तो इसलिए पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस जो वैक्सीन का वो तो आपको लेना ही है। अब मेरा सवाल डॉक्टर देवाशीष यहाँ पर आपसे रहेगा, अगर किसी जानवर ने किसी इंसान को काट लिया है तो ये जो वायरस डेवलप होता है वो किस तरह से होता है, और किस तरह से वो लास्ट स्टेज तक पहुँचता है, काटने से लेकर लास्ट स्टेज तक? देखिए क्या होता है कि ये वायरस, जैसे मैंने पहले भी बताया कि वायरस सलाइवा में होता है। तो जब डॉग बाइट होता है तो जो सलाइवा डिपॉजिट होता है लोकल टिश्यूज जो होते हैं जी, वो हो गया वहाँ पर। ठीक है। फिर वहाँ पे कुछ समय रहने के बाद में वो हमारे जो नर्व्स होती है जी, वो नर्व्स से स्पाइनल कॉर्ड पे चले जाता है। ओके, ये है उसका तरीका। हाँ, ये उल्टा जाता है स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए, फिर वो ब्रेन को इन्फेक्ट करता है। फिर ब्रेन को इन्फेक्ट करने के बाद में फिर वो दूसरे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और दूसरे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। ओके, ये ठीक है। तो ये कोर्स होता है ये वायरस का। ठीक है। तो बेसिकली ट्रैवल है वायरस का। ये वायरस का ट्रैवल है। ओके। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सबसे प्रॉब्लम बड़ा ये है कि ये एंटीबॉडीज नहीं बनती है, क्योंकि ये नर्व्स के थ्रू चल रहा है। तो शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता होती है जो शरीर की, जो दूसरे इन्फेक्शंस में लड़ने के लिए काम आती है, वो इसमें नहीं बनती है। ये तो जब वायरस ब्रेन को इन्फेक्ट करने के बाद में जब दूसरे पेरिफेरल सिस्टम में आता है उसके बाद में बनना चालू हो जाता है, इसलिए इसकी फैटिलिटी इसकी इतनी ज़्यादा है। अच्छा, जब कोई मरीज सपोज आ गया है, उसकी जद में आ गया, यानी कि उसे हो गई है ये प्रॉब्लम रेबीज की, तो उसके सिम्टम्स आते हैं वो शुरुआती क्या होते हैं, और उसका लास्ट में क्या देखने को मिलता है जब सबको पता चल जाता है कि हाँ ये मरीज अब इस तरह की परेशानी से जूझ रहा है? देखिए रेबीज में पहले जो होता है कि प्रोड्रोमल सिम्टम बोला जाता है उनको, वो क्या है आम जबान में कैसे बताएंगे उसको? आम मतलब ये काफ़ी नॉन स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन उसमें एक सिम्टम जो है जो काफ़ी ये 60 to 70% केसेस जो रेबीज के होते हैं उसमें होता है कि जहाँ पे काटा है जी, वहाँ पे ईचिंग, थोड़ी खुजलाहट होती है, ठीक है, नमनेस, सुनपन लगता है। ओके। तो ये जो सिम्टम है जी, ये 60 to 70% ऑफ केसेस में मिलता है। ईचिंग तो वैसे भी हो सकती है, हाँ ये नॉर्मली होती है, लेकिन नमनेस जो होता है, ओके, नमनेस या फिर सूनापन हो जाता है उस जगह पे जहाँ पे काटा है जी, वो थोड़ा स्पेसिफिक है, क्योंकि वो जो डॉर्सल रूट गैंग्लियन होता है वहाँ पे इरिटेट करता है वायरस उसको, जी, जी, तो उसके कारण होता है ये। ओके ओके ओके। और कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर पीयूष भी? जैसे कार्यक्रम के बिल्कुल शुरू में बताया गया था कि जैसे हर एक वायरस का अपना एक चाल चरित्र चेहरा हम लोग कहते हैं। जी, कोविड में कहते हैं ये रेस्पिरेटरी वायरस है जो ड्रॉपलेट के थ्रू फैलता है। यस, ये न्यूरोट्रॉपिक वायरस होता है जी, मतलब जैसा ये शुरू में भी बताया गया था, ये नस की तरफ इसका खास ये झुकाव रहता है। और जो लोकल सिम्टम्स जो होते हैं इसी जैसे वो काटने के बाद जो नस होता है, जो नर्व्स होते हैं वो नर्व्स पर जाकर जमा हो जाता है। और जो शुरुआती में जो सिम्टम्स बताए गए कि नॉन स्पेसिफिक सिम्टम मतलब जैसे दर्द का होना, शरीर में दर्द होना, हल्के बुखार का आना, ये नॉन स्पेसिफिक। ओके, ये नॉन स्पेसिफिक मतलब ये कि ये किसी खास चीज को इंगित नहीं करता है। ओके, बुखार तो तमाम हर मर्ज में ऐसा हो जाता है। जी जी, ये सब चीजें तो कॉमन में आ रही हैं सारी। जो स्पेसिफिक जो आप मूल तौर पर पूछना चाहते हैं, जी मैं पूछना चाह रहा हूं कि वो दांत जो जब जैसे ही वो रेबीज होने के बाद जो लोकल सिम्टम्स जो आते हैं वहाँ नर्व से संबंधित सिम्टम, जी, यानी कि वहाँ पर जो सनसनाहट का होना, जो आपने अपने शुरू के वीडियो में भी बताया कि वहाँ पर सनसनाहट का होना, और या फिर वहाँ पर जो सूनेपन का हो जाना,
ये इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। रैबिज के क्षेत्र में के बीमारी में इस बात को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि ये एक रैबिड पशु के काटने की वजह से होता है। और बिल्कुल शुरू में भी ये पूछा गया कि क्यों कुत्तों के काटने से ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि हमारा एक्सपोजर जो केनाइन ग्रुप ऑफ जो पशु होते हैं जी, तो उनमें जो जैसे केनाइन में वो जो कि मांस का भक्षण करते हैं और उनके जो केनाइन जो दांत होते हैं वो देखते बहुत लंबे नुकीले होते हैं। तो ऐसे ग्रुप के जितने भी ये पशु होते हैं जिसमें कि कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए, ये फॉक्स हो गए, जैकल हो गए और जो ये चमगादड़ हो गए, ये सारे पशु, इन सभी पशुओं में हमारा सबसे ज़्यादा किस पशु के साथ हमारा आमना सामना होता है? कुत्ते के साथ होता है, इसलिए ये मोस्ट कॉमनली कुत्ते के साथ। इसलिए ये कुत्ते से हमें ज्यादा सावधान रहना है। डॉक्टर देवाशीष, यहीं पर मैं आपसे सवाल लूंगा, ये जो वैक्सीनेशन की बात है इसमें, तो वैक्सीनेशन का क्या प्रोसीजर है, कितने दिन की वैक्सीनेशन है, उसका पूरे कोर्स के बाद में तफसील से हमारे प्रोग्राम देखने वाले को बताइएगा, क्योंकि मेन घुमा फिरा के इलाज वही है वैक्सीनेशन, चाहे कुत्ता काट लेता है तब भी या कोई और जानवर काटता है तब भी। प्लीज बताएं। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है और रेबिस को जो हमको एलिमिनेट करना है, जो हमारा लक्ष्य है, तो उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो वैक्सीनेशन है। तो वैक्सीनेशन जो है वो जैसा मैंने फर्स्ट एड बताया, उसके बाद में आपको जो नज़दीकी जो केंद्र है, सभी सरकारी अस्पतालों में आजकल वैक्सीन अवेलेबल है, राइट, एंटी रेबीज वैक्सीनेशन। जी जी। तो जब मरीज आता है तो उसका वैक्सीनेशन के लिए हम लोग कैटेगराइजेशन करते हैं। ओके। तो कैटेगरी जो 2 और 3 के होते हैं मरीज, उनको वैक्सीन दिया जाता है। अब ये कैटेगरी 1, 2, 3 क्या चीज़ है? जी। कैटेगरी 1 वो होती है कि जहाँ पे जैसे आपके घर में पेट डॉग है जी, और पेट डॉग ने जीभ लगा दिया, आपकी स्किन इंटैक्ट है लेकिन उसके ऊपर से आप उसका सलाइवा गया, जी जी, चूंकि इंटैक्ट स्किन है, अंदर वायरस नहीं घुस पाएगा, उसमें रिस्क नहीं होती, वो कैटेगरी 1 होता है। ओके। यहाँ पे कोई आपको वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। ओके। हम लोग बोलते हैं कि फिर भी आप एक सुरक्षा के तौर पे 10 दिन तक डॉग को ऑब्जर्व करें, ठीक है जी। इन केस अगर वो डॉग में सिम्टम्स आते हैं तो उस केस में फिर हम वैक्सीन लगा देते हैं। अच्छा, एक सवाल इसमें यही बनता है कि वैक्सीनेशन का कोई साइड इफेक्ट भी है क्या? लोग पूछते हैं ये असल में प्रोग्राम में। देखिए, सभी जो मेडिसिन होते हैं उसका कहीं ना कहीं थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स किस तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं? बहुत ही माइल्ड है। माइल्ड है। हम लोग जो इतने लोगों, काफ़ी हजारों लोगों को वैक्सीन लगा रहे, काफ़ी माइल्ड सिम्टम्स है। देखिए, जो नॉर्मल इंजेक्शन लगते हैं, जो लोकल पेन होता है, स्वेलिंग होता है, रेडनेस होता है, वो इसमें भी होता है। ओके ओके। रेयरली किसी को, कुछ मरीजों को फीवर आता है, हेडेक होता है, इससे ज़्यादा बहुत सीवियर वाले सिम्टम्स नहीं मिलते हैं। ओके 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 ओके। इस तरह के सिम्टम रहते हैं, नॉर्मली होते हैं। कुल मिला के वैक्सीन की तरफ जाना चाहिए, उससे बचना नहीं चाहिए। देखिए, आप 2 चीज़ देखिए कि रेबिस जो बीमारी है 100% फैटल है। फैटल है, नो डाउट। तो इसमें ये एडवर्स इफेक्ट जो है वो मायने नहीं रखते। राइट राइट। ये बहुत आपने अच्छी बात कही, बहुत ही ख़तरनाक है और जानलेवा एक तरीके से ये मर्ज़ है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा बेदार होने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, डॉक्टर विवेक, ऐसा तो ये होता है कि हम पालतू जानवर जो हैं उनका वैक्सीनेशन करा देते हैं और उस पर ध्यान भी देते हैं, लेकिन अक्सर ये भी होता है कि कई बार हम गली मोहल्ले के जो जानवर हैं, ख़ासतौर से कुत्ते होते हैं, जंगली कुत्ते, उन पर भी ध्यान देते हैं, उनकी देखभाल भी करते हैं, खाने पीने को भी देते हैं, तो उनका वैक्सीनेशन करना कितना ज़रूरी है? क्योंकि इस बात पर लोग ध्यान नहीं देते कि इनको भी वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। देखिए, सरकार ने एक मुहिम चला रखी है जिसके अंदर वो रेबीज़ के मामले सन 2030 तक 0 तक लाना चाहते हैं। तो इस मुहिम के अंदर बेसिकली जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, जो गलियों में घूमते हैं, उनके वैक्सीनेशन ज़रूरी रहता है। तो उसके अंदर ये तो ज़रूरी है कि उनका वैक्सीनेशन होना चाहिए, जिससे कि अगर वो किसी को काटे तो रेबीज़ होने के चांस मिनिमम रहें। ओके ओके। यहाँ पर डॉक्टर देवाशीष, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपकी तरफ लेकर आ रहा हूँ। रेबीज़ हो गया किसी पेशेंट को, पता चल गया कि इसे रेबीज़ है, अब उसका ट्रीटमेंट सभी जानते हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आसान नहीं है, और आपके लिए तो बहुत चैलेंजिंग रहता है ये सब चीज़, इस तरह के केसेस। उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है और घर वालों को या उसके साथ के लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, इसका जो ट्रीटमेंट जो होता है, क्योंकि रैबिट जो, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि सिम्टम्स जो उसके आते हैं जी, फुल ब्लोन जो रेबीज होता है उसमें हाइड्रोफोबिया, मतलब पानी से डर, और पेशेंट काफ़ी एग्रेसिव होता है जी। तो मरीज को यूजुअली तो आइसोलेट किया जाता है, ऐसी जगह पे रखा जाता है कि जहाँ पे
हवा ज़्यादा ना हो, लाइट ज़्यादा ना हो, क्योंकि वो उसको फोटोफोबिया, लाइट से डर लगता है, अच्छा। हवा से डर लगता है, ओके, पानी से डर लगता है, ओके, पेशेंट काफ़ी एग्रेसिव होता है, ओके, तो उसको आइसोलेट किया जाता है। ओके, आइसोलेट किया जाना पड़ेगा। हाँ, ओके, चूँकि उसका ट्रीटमेंट है नहीं स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, तो उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट, चूँकि वो पानी नहीं ले सकता है, खाना नहीं खा सकता है, उसको आईवी फ्लूइड दिया जाता है जी, और स्पाजम्स काफ़ी आते हैं उसके शरीर में जी जी, तो उसके लिए फिर एंटी स्पाज्मोडिक सीडेटिव्स दिए जाते हैं जी, ताकि पेशेंट ये है कि पेशेंट का बचना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन एटलीस्ट वो जितनी लाइफ है, जितना समय है, जितने दिन है, वो चैन से वो नहीं। घर वाले उसके पास जा सकते हैं जो उसका इलाज तीमारदार हैं, क्या उनके लिए क्या किस तरह की एडवाइस रहेगी आप? देखिए, वैसे तो ये होता है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन अब तक रिपोर्टेड नहीं है, ओके, एक्सेप्ट जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं जी, उसमें पॉसिबिलिटी रिपोर्टेड, है, हाँ उसमें रिपोर्टेड है, उसमें हुए हैं जी, लेकिन डायरेक्ट ट्रांसमिशन, क्योंकि ये वायरस हाँ सलाइवा में आता है, ओके, जो लार होती है उसमें आता है, बाकी पसीने में आता है, यूरिन में, लेकिन उसकी मात्रा काफ़ी कम होती है। क्या हिदायत रहेंगी, किस तरह की एडवाइस रहेगी? यही है कि पर्सनल प्रोटेक्शन काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप मरीज के साथ में है तो आपको ग्लव्स, आपको आँखों की सुरक्षा करना ज़रूरी है, उसके सलाइवा से कांटेक्ट में नहीं आना है। ओके, और अगर कहीं पे कोई तरीके की चोट लग जाती है तो उस केस में आपको फिर वैक्सीनेशन लेना जरूरी है। क्या काट भी सकता है इस तरह का मरीज? हो सकता है, क्योंकि मरीज काफी एग्रेसिव होता है तो उस पीरियड में वो चोट पहुंचा सकता है। ओके, बचना है कुल मिलाकर। हाँ, तो ये बेटर होता है कि वो केसेस में आप वैक्सीनेट अपने आप को कर ले बाद में। बहुत अच्छे। अच्छा डॉक्टर पीयूष, एक बहुत ही अहम सवाल या इसे कहें कि एक तरीके की सलाह आप हमारे नाजरीन को दें, उन तक एक पैगाम पहुंचाएं। गुज़िश्ता दिनों कई ऐसे हादसात और वाक़यात देखने को मिले हैं बहुत ही अफसोसनाक, जिसमें रेबीज़ की वजह से जानें भी गई हैं। ऐसा अक्सर होता है कि घर से बच्चे निकले खेलने के लिए, पार्क में गए या कॉलोनी में खेल रहे हैं, तो अक्सर ये भी हुआ कि कुत्ते ने काट लिया, लेकिन बच्चों ने घर में डर की वजह से कि उनके वालिदैन उन्हें डांटेंगे नहीं बताया, छुपा लिया इस बात को। तो क्या प्रिकॉशंस वालिदैन लें, पेरेंट्स लें कि बच्चा जब खेल कर वापस आ रहा है तो उनके बिहेवियर में क्या चेंजेस हैं, जिस्मानी जो चीज़ें हैं उन्हें नोटिस करने की ज़रूरत है, क्या ऐसा वो करें कि इस तरीके का अगर कोई हादसा होने वाला हो तो उससे बचा जा सके? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि आजकल जो न्यूज़पेपर में जो है ऐसे बहुत सारे खबर मिले हैं, और ख़ासकर दिल्ली एनसीआर में बहुत सारी सोसाइटीज़ में ऐसा देखा गया कि छोटे बच्चों को काट करके कुत्ते ने या पशु, ये जो लोकल पेट्स ने जो है वो जख्मी कर दिया, और उससे एक दो आदमी की रेबीज तो नहीं, लेकिन और जो काटने की वजह से जो सेप्सिस और उस वजह से मौतें भी हुई। जाहिर सी बात है, कोई भी किसी भी दुर्घटना से अगर मौत होती है तो वो बहुत दुखदाई होता है, क्योंकि हम लोग उसका अनुमान नहीं लगा पाते हैं और अचानक ही ये मौत ऐसा होता है। और इसका जो आपने उपाय पूछा कि ऐसा कैसे, हम इसके लिए क्या करना चाहिए, तो जिस चीज़ के लिए आपने बिल्कुल कार्यक्रम के शुरू में बताया, अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा फैला। बिल्कुल। तो इस अवेयरनेस में हमें कई स्तर पर काम करने होंगे। एक तो समाज और सोसाइटी के स्तर पर कि जो लोग अपने साथ पशुओं को रखते हैं तो वो कोशिश करें कि जैसे अगर ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर कि एक ही प्लेग्राउंड है, आपस में बहुत क्लोज ऐसा रहता है, तो अपने साथ, जैसे कि कुत्तों के भी अलग अलग ब्रीड्स होते हैं, कुछ ज़्यादा जो उग्र प्रवृत्ति के होते हैं, तो ऐसा वो कोशिश करें कि अगर पालन पोषण कर भी रहे हैं तो जो कम एग्रेसिव के हों, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, और हर तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग बहुत पेट लवर होते हैं, कुछ लोग जो हैं उनको देख करके थोड़ी सी उतना प्रेम नहीं हो पाता है, वो खुद डर जाते हैं देख करके भी, खासकर लिफ्ट और ऐसे में हो। तो इन बातों का ध्यान रखें कि आसपास में जो दूसरे लोग हैं, क्योंकि ये पशु भी अगर आप उनसे डरेंगे तो वो भी आपको डरेगा, उसको एबनॉर्मल लगेगा तो वो प्रोवोक्ट हो जाएगा, प्रोवोक्ट होने पर वो काटेगा, और इस तरह की चीज़ें होंगी। और इस तरह से ये और भी ज़्यादा गंभीर इसलिए हो सकता है क्योंकि हम लोग रेबीज के वैक्सीन को एज ए मास ये प्रोफाइलैक्सिस के थ्रू मास इम्यूनाइजेशन में नहीं देते। तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि रेबीज के ये वैक्सीनेटेड होते हैं, नंबर 1। तो हर आदमी को डर लगता है, और काटे जाने पर जो तमाम तरह की भावनाएं होती हैं। अब ये रही कि शिक्षा कैसी हो, तो हर लोग अपने अपने स्तर की जिम्मेदारी को समझे। जो लोग अगर सोसाइटी में अगर ये कर रहे हैं तो वो अपने साथ साथ भी वो टॉलरेंस को डेवलप करें, और वो जो उनके साथ अगर लिफ्ट में या दूसरी जगह पर अगर पेट को देख रहे कोई आदमी डर रहा है तो उसे भी सहज करें,
और अपने पशु को भी जो है वो थोड़ा सा शांत और इस तरह से करें। नंबर 1 ये बहुत अच्छी नंबर 2 आपने बात जी, बताई, हाँ। और बच्चों को भी जो एक तरह से बच्चों का लालन पालन भी इस तरह से करें कि वो किसी भी चीज़ को छुपाएं नहीं। जैसे ये हुआ कि अगर खेलने के लिए गए जा रहे हैं, अगर कहीं पर अगर कहीं चोट भी लगी तो बच्चों को ऐसा लगता है कि कल से खेलना बंद हो जाएगा, या माता पिता उल्टे डांटेंगे या ज़्यादा चिंतित हो जाएंगे, तो उन्हें इस बात को समझाना है कि चिंता उनके खेलने या बाहर जाने से नहीं है, चिंता इस बात से कि अगर बीमारी हो जाएगी तो क्या होगा। तो माता पिता भी ये समझे, अपनी चिंता अपनी एंग्जाइटी का बर्डन बच्चे पर ना डालें, ताकि हम लोग देखते हैं जैसे स्कूल में भी कई और दूसरी तरह की जो चीज़ें होती हैं, अगर कोई और जैसे हम लोग जो और दूसरे भी चीज़ों को सुनते हैं कि अगर कोई दुर्व्यवहार या इस तरह की चीज़ें हो जाती तो बच्चे छुपा लेते हैं, तो उसको छुपाने की आवश्यकता नहीं, चाहे कुत्ता काटे या कुछ भी हो, शिक्षक भी हो माता पिता भी हो, बच्चों को सहज रखें कि इसे छुपाने से और ज़्यादा नुकसान होगा। खासकर रेबीज के केस में जहाँ पर कि हमारे शिक्षक ऐसा कहा करते कि 100% फर्टिलिटी से लेकर के वाला ये है, अगर आपको संदेह है और अगर हो जाता है तो ये 100% फैटल है। आपका बहुत अच्छा जवाब है यहाँ पर, और हमारा प्रोग्राम बिल्कुल लास्ट मरहले में पहुँच गया है यहाँ। डॉक्टर देवाशीष, एक सवाल आपसे लेना चाहूँगा मैं। हम बहुत से लोग मीट खाते हैं और मीट खाने पर जानवरों का मीट खाते हैं, जानवरों को हो सकता है रेबीज़, या आपने अभी बताया है, तो क्या अगर किसी जानवर को रेबीज़ है और उसका मीट खाया जा सकता है, और खाने पर क्या इसका ख़तरा है रेबीज़ होने का? देखिए, जो रैबिट एनिमल वैसे तो ऐसा बोला गया है कि उसका मीट नहीं खाना चाहिए, लेकिन एक चीज़ है कि ये वायरस जो है रेबीज़ का वायरस, ये बहुत नाजुक भी है। तो ये जब आप कुक करते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इसलिए रिस्क नहीं है। चांस है या हो ही जाता है? हाँ, बिल्कुल हो जाता है, और उससे रिस्क नहीं होता है। रिस्क नहीं है, तो इसलिए आप खा सकते हैं, बट ये एडवाइजेबल है कि रैबिट जो एनिमल है उसका मांस नहीं खाना चाहिए। आज तक केस कोई रिपोर्टेड नहीं है कि उसके मीट खाने से हुआ है, क्योंकि इसमें दो चीज़ें, आप कुकिंग करते हैं जी, जिससे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है जी, प्लस जब आपके जो पेट में जाता है तो आपका जो एसिड है वो भी उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये है कि उससे कोई रिस्क नहीं है। ओके। अच्छा डॉक्टर, मैं जो हूँ विवेक, आपसे यहीं के यहीं मैसेज भी लेना चाहूँगी, लेकिन एक सवाल के साथ आप मैसेज ही दे दें। ये जैसे कि अभी डॉक्टर पीयूष ने भी कहा कि अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, लेकिन ये ऐसा होता नहीं, अक्सर लोग इसे इग्नोर करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अपने पेट को घुमाने ले गए हैं और चेन नहीं बांधते, और ये सोचते हैं कि अगर ये पेट हमें नहीं काटेगा तो हमारा पालतू है, हमें नहीं काटेगा तो किसी को नहीं काटेगा। ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं। तो एक पैगाम के तौर पर आप बताएं हमारे नाज़रीन को कि ऐसा नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए, जैसे अभी तक की डिस्कशन में ये हमने निष्कर्ष निकाला है कि जो रेबीज़ है वो 100% फेटल होता है। तो हम देखा जाए तो ये होता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो अगर रेबीज़ हो गया तो क्योर तो कुछ है नहीं इसका, तो इसलिए प्रिवेंशन ही बेस्ट है इस डिजीज़ के लिए। तो हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी है, अपने जो पालतू जानवर हैं उनका वैक्सीनेशन टाइम से कराना है, उनको खुला नहीं छोड़ना। हो सकता है कि वो आपको जानते हैं, लेकिन वो आपके और लोग जो आप लेके जा रहे हैं अपनी आसपास के इलाके में, तो उन लोगों को वो नहीं पहचानते, तो उनके लिए वो एग्रेसिव हो सकते हैं और काट सकते हैं। तो ये जिम्मेदारी आपको खुद निभानी पड़ेगी कि अगर आपने कुछ पशु को पाला है तो आप उसको हर तरह से केयर करना है, वैक्सीनेशन कराना है उसका, और दूसरे लोगों को काटने से बचाना है। बिल्कुल बिल्कुल। यही डॉक्टर देवाशीष, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? मैं भी यही कहना चाहूँगा कि रिस्पॉन्सिबल डॉग ओनर, ये जो टर्म यूज़ होता है, तो इसमें आपको अपने जो पेट्स है उसको वैक्सीनेट रेगुलरली करना है। इसके अलावा अगर उसको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप वेटरनरी डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उसका ट्रीटमेंट करवाइए, स्वच्छता का ध्यान रखिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इन केस अगर कुत्ता काट देता है तो उसको ऑब्जर्वेशन पे रखिए, और सिम्टम्स अगर उसमें कुछ दिखते हैं तो उसका इमीडिएटली वैक्सीनेशन आप खुद करवाइए। देखिए, वैक्सीनेटेड अगर डॉग हो उस केस में भी वैक्सीन लेना जरूरी हो जाता है बहुत सारे केसेस में। जी डॉक्टर पीयूष, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इसमें दो बातें मैं ऐड करना चाहूँगा। सबसे पहले देखिए, रेबीज का आसानी से उन्मूलन संभव है, क्योंकि ये जिस पशु को हो जाता है तो वो बिल्कुल डोसाइल फॉर्म में या छुपे हुए फॉर्म में नहीं रहता, तो बस उस दौरान वो दूसरे को न फैला सके, सिर्फ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए।
खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल बने। ये न सिर्फ अपने पशु को, अगर आप पेट लवर हैं तो सफाई भी सफाई का भी ध्यान रखें, और ये अपने पशु को जो है वो वैक्सीनेटेड भी रखें। और जो एक बात जो रह गई थी कि जो मीट खाने को लेकर के, न सिर्फ रैबिज के लिए बल्कि हाल के समय में हमने देखा कि अनकुक्ड मीट और जो नॉर्मल जो मीट होता है उसके अलावा जो दूसरे केनाइन और दूसरे जानवर के मीट को खाने से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि न सिर्फ रैबिज तो एक बात है, बल्कि दूसरे और जो जूनोटिक डिजीज होते हैं उसके भी रीइमर्ज होने और उसके भी फैलने का खतरा है। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। वाकई में फरहान, पेट्स जो होते बहुत प्यारे हैं और घर में एक अजीब सी खुशी का भी एहसास दिलाते हैं, लेकिन ज़रूरत है कि उन्हें अच्छी ट्रेनिंग देने की और उन्हें वैक्सीनेट करने की। बिल्कुल सही कहा है आपने समरीन। अब डॉक्टर्स की बात को एक बार हम दोहरा देते हैं। डॉक्टर विवेक सुमन ने बताया कि अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं, खुद आपके पास डॉग है या कोई भी जानवर आपके पास एक जंजीर का इस्तेमाल करना चाहिए। ख़ासतौर से बच्चों के लिए कहा है कि बच्चों का ख्याल रखें, या कोई भी आपके साथ है उसका ख्याल रखें, और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उनकी बनती है जो उनके ऑनर हैं। अगर वो उनको सही से वैक्सीन कराएं, उनको जंजीर का इस्तेमाल करें और उनका बहुत ख्याल रखें, तो मेरे ख़्याल से, और डॉक्टर की भी यही राय है, हम इस प्रॉब्लम से, जो कि फैटल प्रॉब्लम का इस्तेमाल किया है लफ्ज़ का, डॉक्टर विवेक ने बच सकते हैं। यहाँ पर बात करेंगे डॉक्टर देवाशीष की, परामर साहब की, जो कि लेडी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से आए हैं। उन्होंने बताया है कि सबसे पहले तो वैक्सीन की बात कही है कि अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो वैक्सीन का ध्यान रखना है। डॉक्टर्स ने ये भी बताया है कि जो भी जानवर काटता है उसको ऑब्ज़र्व करना है। ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी है। 10 दिन तक देखना है कि वो जो जानवर है वो ठीक है, नहीं है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ज़रा भी लगे कि उसके साथ प्रॉब्लम है तो अपने को उसको लेकर चलना है ट्रीटमेंट की तरफ, और डॉक्टर्स के पास फ़ौरन जाना है, एक्सपर्ट्स के पास। यहाँ पर बात की जाएगी डॉक्टर पीयूष साहब की। पीयूष साहब ने सफाई की बात कही है और कहा है कि अपने खान पान का बहुत ख़ास ख्याल रखें। खान पान के ख्याल रखने से खाली इस बीमारी से नहीं, बाकी और जो भी बीमारी हैं उनसे हम बच सकते हैं। उम्मीद है नाज़रीन आज की ये ख़ास पेशकश आपको बहुत पसंद आई होगी और आप रखेंगे अपना ख़ास ख्याल। चलते चलते आपको ईद मिलादुन नबी की डीडी उर्दू की तरफ से एक बार फिर से बहुत ख़ास मुबारकबाद। जी, साथ ही इनका सबका हम शुक्रिया भी करते हैं अपने माहिरीन का, तीनों एक्सपर्ट्स का। जी नाज़रीन, अगर आपके भी जहन में आप किसी भी मर्ज़ से मुताल्लिक़ आप ताने बाने बुन रहे हैं और उसका हल आपको सूझ नहीं रहा है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hello.drurdu@gmail.com। इसी के साथ आप हमारे डीडी उर्दू के यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इसी के साथ आपको टिप्स ऑफ द वीक के साथ हम छोड़े जा रहे हैं। हमें दीजिए इजाज़त। अपना ख़ास ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए। आदाब। रेबीज एक जानलेवा वायरल बीमारी है जो इस बीमारी से मुतासरा जानवर के काटने से फैलती है। रेबीज से बचने के लिए अपने पालतू जानवरों जैसे कुत्ता या बिल्ली को मयारी वैक्सीन लगवानी चाहिए। अगर किसी को कोई जानवर काट ले तो उसे एंटी रेबीज वैक्सीन देना लाजमी है। वैक्सीन की पहली डोज जानवर के काटने के बाद जल्द से जल्द लगवाएं। जानवर के काटने के बाद अलामात पर भी करीबी नजर रखें। कुत्ते, बिल्ली या किसी और जानवर के काटने के बाद जख्म को किसी डिटर्जेंट या साबुन से अच्छी तरह धोएं। रेबीज की रोकथाम के लिए वैक्सीन की सभी डोज लगवाएं।